आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार चंद्रगुप्त की महानता कई बातों में अद्वितीय है। भारत के बहुत ही थोड़े शासकों को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपने इतने छोटे से शासन काल में इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की हों। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है। यूनानी लेखकों के विवरण में चंद्रगुप्त नाम के भिन्न भिन्न रूपांतर मिलते हैं। स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन उसे सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। एपियन और प्लूटार्क उसे एंड्रोकोटस कहते हैं। फिलार्कस ने उनका उल्लेख सेंड्रोकोटस के नाम से किया है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सन 1793 में इन नामों का समीकरण भारतीय इतिहास में उल्लिखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। भारतीय इतिहास की यह एक बहुत बड़ी खोज थी। पुराणों, मुद्रा राक्षस एवं अन्य ग्रंथों के अस्पष्ट उल्लेखों के आधार पर कुछ विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र होने की संभावना व्यक्त की है, लेकिन बौद्ध साहित्य में मौर्यों के क्षत्रिय होने का स्पष्ट उल्लेख है। इस आधार पर अधिकांश विद्वान मौर्यों को क्षत्रिय जाति का मानते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी, एस.सी. रायचौधरी आदि अनेक विद्वान मौर्यों को पिपलिवन की मौर्य नामक क्षत्रिय जाति का सदस्य मानते हैं, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र में मिलता है। प्रसिद्ध लेखक बुद्धघोष ने लिखा है कि मौर्यों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके राज्य में मयूरों की बहुतायत थी। मौर्य जाति से संबद्ध होने के कारण चंद्रगुप्त एवं उसके उत्तराधिकारी भारतीय इतिहास से मौर्य वंश के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के संबंध में बहुत सी कथाएं एवं अनुश्रुतियां प्रचलित हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक सत्यता संदिग्ध है। इतिहास में यह कहीं नहीं मिलता कि उसका जन्म कब हुआ था। यूनानी साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि 326-25 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त एक युवक था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका जन्म 350 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। उसके ज्ञात जीवन की पहली घटना यह है कि वह 326-25 ईसा पूर्व में सिकंदर से मिला। उसके पहले उसके जीवन के विषय में केवल अनुश्रुतियाँ मिलती हैं। बौद्ध ग्रंथों के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के पिता मौर्य जाति के प्रधान थे। जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था, तब दुर्भाग्यवश सीमांत पर हुई एक लड़ाई में उनका निधन हो गया। चंद्रगुप्त की विधवा माता उसके बाद सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने भाइयों के साथ भागकर पुष्यपुर अर्थात पाटलिपुत्र पहुंची, जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। बालक के जीवन को शत्रुओं की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए चंद्रगुप्त को एक गौशाला में छोड़ दिया गया, जहां एक गोपालक ने उसका लालन पोषण किया। कुछ समय बाद उस गोपालक ने चंद्रगुप्त को एक शिकारी के हाथ बेच दिया। उस शिकारी ने उसे अपने गांव में गाय भैंस चराने के काम में लगा दिया। कहा जाता है कि बालक चंद्रगुप्त इस गांव में अपने मित्रों के साथ स्वयं द्वारा आविष्कृत खेल राजकिलम खेला करता था। इस खेल में बालक चंद्रगुप्त स्वयं राजा बनता था और उसके मित्र उसके सभासद। इस राजसभा में बैठक बालक चंद्रगुप्त न्याय वितरण का कार्य करता था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार इस साधारण ग्रामीण बालक चंद्रगुप्त ने राजकीलम नामक खेल का आविष्कार करके जन्मजात नेता होने का परिचय दिया। चाणक्य ने इसी खेल की एक राजसभा में बालक चंद्रगुप्त को एक बार देखा था, जब वह 8 या 9 वर्ष का रहा होगा। चाणक्य ने इस बालक में नेतृत्व की प्रतिभा एवं राजत्व के गुण देखे। उसने 1000 कार्पाश्य देकर बालक चंद्रगुप्त को उसके शिकारी संरक्षक से खरीद लिया। कहा जाता है कि नल राजा ने चाणक्य नामक ब्राह्मण का एक बार अपमान कर दिया था,
इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य स्वयं एक प्रतिभाशाली बालक की तलाश में था, जिसे प्रशिक्षित कर वह नंद राजा को सिंहासन से हटा देता और उसे मगध की गद्दी पर आसीन कर देता। इसी प्रयोजन से चाणक्य बालक चंद्रगुप्त को अपने नगर तक्षशिला ले गया और 7 या 8 वर्ष तक उसे वहाँ एक प्रसिद्ध विद्यापीठ में समस्त विद्याओं तथा कलाओं की शिक्षा दिलाई। संभवतः तक्षशिला में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान या उसके बाद चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था, क्योंकि प्लूटार्क का कथन है कि चंद्रगुप्त, जो उस समय नवयुवक ही था, स्वयं सिकंदर से मिला था जब सिकंदर पंजाब पहुंचा था। जस्टिन ने इस मुलाकात का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उसके अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी उद्दंडता के कारण सिकंदर को क्रुद्ध कर दिया। सिकंदर को उसे मार डालने की आज्ञा दी, लेकिन चंद्रगुप्त अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकला।